हेलो फ्रेंड्स, कुसागर कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी दिन से हम लोग अपने चैनल पे नहीं आए हैं। बेसिकली इसका रीज़न ये है कि चैनल पे नहीं पढ़ा पा रहा था मैं, क्योंकि इस समय हमने गूगल पे प्ले पे अपना एक एप्लीकेशन बनवाया है कुसागर कंपटीशन क्लासेस का, जिसके थ्रू हम लगातार लाइव क्लासेस दे रहे हैं। इसमें लाइव क्लासेस अभी हो नहीं पा रहे थे, एक्चुअली 1000 सब्सक्राइबर्स सही हैं, इससे नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, फिलहाल आज हम लोग आए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और अब यूट्यूब चैनल पे लगातार हम आते रहेंगे, है ना। जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ हम आपसे लगातार मुलाकात करते रहेंगे, है ना, क्योंकि उस पर सबसे मुलाकात नहीं हो पा रही है एप्लीकेशन के थ्रू, इसलिए इस पर भी हम लोग आते रहेंगे। ठीक है, बेसिकली ये केवल आप लोगों के हित के लिए होगा कि हम लोग आके मिलेंगे, है ना, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग आए हैं यहाँ पर BEO, है ना, आज BEO का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, उस एग्ज़ाम के सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। BEO का कोर्स हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, आपको पता है हमारी कोचिंग के बारे में, ये पिछले 3 साल से लगातार रहा है, जब से हम लोग कोचिंग अपनी स्टार्ट किए हैं, आज चौथा साल है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो हम लोग पढ़ाए हों और उससे बाहर पेपर बना हो। अब हम क्लास लेने के बाद आपको व्हाट्सएप या जैसे भी आप लोग चाहें, मैं आपको विद प्रूफ एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि एक एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चंस, रीजनिंग का है, मैथ्स का है, करंट अफेयर का है, पॉलिटी का है, जितना मतलब जो मेरे सेक्शंस हैं, बाकी सेक्शंस भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मेरी एसटी से बाहर हो। सारे क्वेश्चंस हमारी स्पीड टेस्ट से है, और विद क्वेश्चन नंबर एंड विद एसटी नंबर मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन नंबर है, कौन सा एसटी नंबर है। इवन इफ जितने करंट अफेयर है सब हमारे एसटी से है। सबसे कठिन सीगमेंट जो होता है बच्चों के लिए वो करंट अफेयर होता है ना, उनको नहीं पता होता क्या पढ़ें, करंट अफेयर कैसे पढ़ें। ठीक है, तो करंट अफेयर जितना भी जो कुछ आया है सब कुछ हमारी स्पीड टेस्ट से आया है, एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बाहर से नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी हेल्प की बात है ना। मतलब ये है कि जितना हम पढ़ाएं करंट अफेयर, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, मैं नहीं कहता कि वो कोई खराब पढ़ाता है, लेकिन मैं ये जरूर 100% कहता हूं कि मैं जितना पढ़ाऊंगा, ठीक है, पढ़ने में आपको अच्छा खराब लग सकता है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता कि आपको अच्छा ही लगेगा, हो सकता है खराब भी लगे, है ना। ठीक है, लेकिन ये मेरी 100% गारंटी है कि जितना मैं पढ़ाऊंगा करंट अफेयर, उससे एक भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में। क्लियर है, उतना ही आएगा जितना पढ़ाया जाएगा। ठीक, अब हम लोग आज BEO का पेपर डिस्कस करेंगे। बेसिकली करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग और पॉलिटी का सेक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी का सेक्शन कल डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आधा आधा सेक्शन डिस्कस करेंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, BEO का पेपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे एसटी में 20 बार आए हुए हैं, यूपी टेट के एसटी में, और हर क्वेश्चन में फ़ारेनहाइट दिया है, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो कह रहा सेल्सियस में क्या होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को पता होगा, C/5 = F - 32/9। इस पर मैंने कई सारे क्वेश्चंस कराए हैं एसटी में अपने। ठीक है, यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा, और मैं लगातार एसटी में देता रहता हूं, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी एफ का वैल्यू दिया है 200, और इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए सॉल्व कर लेंगे हम। C/5 = 200 - 32/9। अब इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 200 से 32 जाएगा तो बचेगा 168/9। ठीक है, और ये बटे में 5 है, ये कहाँ आ जाएगा, इधर गुड़े में आ जाएगा। क्लियर है, बस सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी नहीं है सॉल्व करने में, बहुत आसान है। 9 से सॉल्व करेंगे जब, तो 9 बचे 7, 78, 9 72, फिर बचे कितने, 6, 60, 9 6 54, फिर आगे करोगे तो फिर 9 6 54, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो अब इसको गुणा कर लेंगे, 5 × 30, 5 × 30 और 3 33, 5 × 40 और 3 43, 5 × 5 4 9, ये आ गया। क्लियर है, 93.3 सेल्सियस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर है भैया। पेपर में फिलहाल इस पे मोबाइल में भी देख रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे भी दिखेगा। ठीक है, तो पेपर नंबर 1 का आंसर है हमारा 93.3 पहला। ठीक है, हम C सेट डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जो उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पॉलिटी का है। हमारी कुछ वीडियोस पड़ी हैं, एक फंडामेंटल राइट का वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, इसी पे आप जाके देख लीजिएगा, और फिर देखिएगा इसमें 2 क्वेश्चन मिले हैं, एक पेपर में 2 क्वेश्चन केवल एक वीडियो से, है ना, और वो मैंने रटा दिया है। जिन लोगों ने देखा होगा उनको रटी होगी सारी चीजें, मैंने ट्रिक सहित पढ़ाया है। देखो पढ़ाते बहुत सारे लोग हैं, सबको आता है, सबके पास बुक्स है, सब लोग पढ़ाते हैं। जरूरी ये है कि ऐसे पढ़ाया जाए जो आपको रट जाए चीजें, है ना, आपके दिमाग में फिक्स हो, ये केवल पढ़ाने का मेथड होता है ना। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो चीजें आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी, जो मैंने पढ़ाया फंडामेंटल राइट। अब देखिए, जैसे मैंने पढ़ाया था कि एक आर्टिकल पूछा जा सकता है, बिल्कुल सेम वैसा ही है। लिखा उपाधियों का निषेध, फिर धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फिर लिखा अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण,
फिर लिखा है शिक्षा का अधिकार, और लिखा है ये सब किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत। याद है आपको बताया था मैंने, किस अनुच्छेद में है भैया? उपाधियों का अंत, याद है? समानता का अधिकार, समता या समानता, अनुच्छेद 14 से 18 उसका लास्ट था ये, है ना? क्या था? अनुच्छेद 18। क्लियर है? शिक्षा का अधिकार क्या है भैया? शिक्षा का अधिकार मैंने बताया था कि अनुच्छेद 21 को अमेंड किया गया था तो 21A बनाया गया था। क्लियर, याद है ना? अनुच्छेद 21 को अमेंड करके 21A बनाया गया था, वो शिक्षा का अधिकार था। क्लियर है? ठीक है। फिर लिखा धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26, याद है ना? अनुच्छेद 26। ठीक है, सारी स्वतंत्रताएं मैंने सब कुछ बताया था 14 से 18, है ना? क्लियर है कि नहीं? याद होगा आपको। ठीक है, फिर 18 से 22, फिर 23, 24, है ना? फिर 25 से 28, क्लियर है ना? फिर 29, 30, याद है ना सारी चीजें? ठीक है, तो उसमें अनुच्छेद 26 होता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। और फिर ये है अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, 29 और 30 में होता है, अल्पसंख्यकों के बारे में जिक्र है ना? और वो अनुच्छेद 29 में है। क्लियर है? तो ये वाला पूरा क्वेश्चन अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो 100% देखते देखते क्लियर हो जाती है। जैसे अनुच्छेद 21 पे मैंने बहुत फोकस किया था, यहीं से आपका कुछ हो जाता सोल्यूशन। उपाधियों का अंत मैंने बताया था, इसके बारे में मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया था कि कब उपाधियां ली जाती हैं और कब नहीं ली जा सकती। अगर विदेश में कोई उपाधि दे रहा है तो अगर ली जा सकती है तो राष्ट्रपति की परमिशन से, और सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन, हमारे एसटी का 20 बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और इसके साथ साथ एक वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था पंचायती राज का, उसमें भी इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन, पंचायती राज वाले वीडियो से भी 3 क्वेश्चन मिले हैं इस वीडियो के, आप उठा के देख लीजिएगा। पंचायती राज का वीडियो अगर आपने देखा है तो 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। हमने अभी तक 5-6 वीडियो जो पढ़ाए हैं, अगर आप उनको देख लेते तो 20 क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं ना। जीएस के 20 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही केवल पढ़ा सकता हूं, सब लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में आएगा, ये कंफर्म है और आता है लगातार, ऐसा प्रूफ है ना? अभी वीडियो मेरा पहले से पढ़ा, आप उसको उठा के देखिए, पंचायती राज वाला तीनों क्वेश्चन अगर ना मिले आप तो बताइए। ठीक है, क्लियर है? तो क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला लिखा है, यह संविधान की एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। दूसरा लिखा है, यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है। तीसरा लिखा है, नगर पालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण का उपबंध करता है। फिर लिखा है, केवल कुछ राज्यों में ही प्रयोज्य है। अब आपको पता है कि संविधान में नई अनुसूची जोड़ता है, 74वां आपको पता है नई अनुसूची जोड़ी गई है। क्लियर है ना? कौन सी अनुसूची है? 12वीं, 11वीं 12वीं तो जोड़ी गई है ना? ठीक है, क्लियर है? फिर कहता है नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है, बिल्कुल, है ना? ठीक है। फिर कहता है नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण, मैंने बताया था महिलाओं के आरक्षण की बात करता है। 1/3 आरक्षण भी बताता है, 1/3 आरक्षण, याद है ना आपको? ठीक है, क्लियर है? तो 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, ये लिखा था कूट, तो 1, 2, 3 सही। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? ये भी उसी अनुसूचियों में ही आता है, मैंने पढ़ाया है कई बार। अनुसूची में जब भी योजनाएं बनाने की बात होगी तो दोनों को बराबर अधिकार मिला हुआ है, केंद्र और राज्य को, जिसमें दोनों को अधिकार मिलता है, वो सब समवर्ती सूची के विषय होते हैं। किसके होते हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं। तो इसका मतलब ये समवर्ती सूची का विषय, जितने भी डेवलपमेंट की योजनाएं हैं सब समवर्ती सूची की होती है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब देखो फिर पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सब रटे हुए हैं, बस आप एक बार देखो हमारे वीडियोस तो आपको सब पता चलेगा। ठीक है, क्लियर है? और जो नहीं रटा है वो सब मैं रटा दूंगा, मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा। क्लियर है? पॉलिटी में सारी चीजें क्लियर करा दूंगा जो भी नहीं रटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा सही सुमेलित करना है, केवल आर्टिकल्स ही दिए हैं। आर्टिकल्स, मैंने आर्टिकल पे फोकस किया था, बहुत सारे लोग कहते हैं आर्टिकल मत पढ़ो। अरे आर्टिकल पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल इसीलिए मैं ट्रिक से याद करा रहा था, याद ही करना है अगर आपको पढ़ना है, नहीं अगर याद करेंगे तो आप अच्छा कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल दिया है, पहला लिखा अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, फिर लिखा है प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, फिर लिखा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, फिर लिखा राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण करना। ये मैंने बताया था जब आपको पढ़ाया है, जब मैंने पढ़ाया था, ध्यान से समझिएगा। मौलिक अधिकार है ना, फिर बताया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना 36 से 51, उसमें मैंने बताया था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 50 है। ये बताता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50। बस ये अगर आपको पता होता तो पूरा क्वेश्चन सही हो जाता। समझ रहे कि नहीं? अगर ये पता होता अनुच्छेद 50 है ना, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, तो पूरा क्वेश्चन सही हो जाता। समझ रहे कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? बाकी सब आप इसमें सब जानते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट है रीजनिंग का। अब हम रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, बीच बीच में जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम सारे डिस्कस करेंगे। मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और पॉलिटी, 4 सेगमेंट डिस्कस करेंगे आपके लिए। ठीक है, सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, सारी चीजें आपको समझना है। क्लियर है? जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझिएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन क्या है? लिखा है 4, 10,
कामा क्वेश्चन मार्क लिखा है, फिर लिखा है 82, फिर लिखा है 244, फिर लिखा है 730। ठीक है, अभी हमारे अगर एसटी आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन हूबहू आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली। हमारी स्पीड टेस्ट जो बच्चे देते हैं उनको पता होगा एसटी का हूबहू क्वेश्चन एग्जैक्टली कॉपी है। मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर के क्वेश्चन एसटी से ही कॉपी है ना, समझ रहे कि नहीं। अब उन्होंने हमारी एसटी लिया है या नहीं ये नहीं पता हमें, उन्होंने भी इंपॉर्टेंट बनाया और हमने भी बनाया। ठीक है, अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12 - 2 10। ठीक है, 3 गुना -2, फिर 10 तिया 30 - 2 28, 28 तिया 84 - 2 82, 82 तिया 246 - 2 244। क्लियर है, मतलब 3 गुना -2 है। क्या है, 3 गुना -2, ये एक सीरीज का पार्ट होता है ना। फिर 10 तिया 30 - 2 28, तो क्या सही आंसर हुआ आपका 28। क्लियर है, क्या सही आपका आंसर है 28। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और बहुत आसान है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा ए बी का भाई है। हम रीजनिंग पढ़ाते हैं जैसे आपको पता है, बिल्कुल सेम वैसे ही बता रहे हैं। ठीक है, ए बी का भाई है, फिर लिखा बी सी का भाई है। भैया ए बी का भाई और बी सी का भाई है, मतलब तीनों भाई हैं। इतना क्लियर हो गया, ए बी सी भाई है। ठीक है, फिर लिखा है सी डी का पति है। अब भैया सी डी का पति है, क्लियर है ना, सी डी का पति है मतलब डी सी की पत्नी है। ए बी सी भाई है, डी सी की पत्नी है। ठीक है ना, क्लियर है। फिर लिखा है और ई ए का पिता है, मतलब ई ए बी सी तीनों का पिता है, क्योंकि तीनों भाई हैं। ई ए बी सी का पिता है और डी पत्नी है ना। तो अब देखिए ध्यान से, डी ए सी की पत्नी है, क्लियर है। ए बी सी भाई भाई हैं और जो ई है वो सबके पिता है, क्लियर है। अब लिखा है डी का ई से क्या संबंध है, डी ई की कौन है, तो ई के लड़के की पत्नी है ना भैया। लड़के की पत्नी को क्या कहते हैं, बहू। क्लियर है, बस इतना आसानी से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, बहू आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, खूब पढ़ाते हैं हम और बड़ा आसान सा दिया है। सारी प्रोबेबिलिटीज बताई जाती हैं, डी ई सी ई एम बी ई आर, दिसंबर। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कोडिंग डिकोडिंग दिया है। अब दिया क्या है, इसका कोड ध्यान से समझिएगा। ये दिया है ई एम ई आर एम बी सी ई डी ई, सी ई डी। तो मैंने कहा था सबसे पहले तो ये देखते हैं कहीं पोजीशन सी तो नहीं दाएं बाएं हैं सबसे पहले, और सबसे आसान, ज्यादा इधर उधर देखने से अच्छा है कि सबसे पहले हम पोजीशन देख लें कि कहीं पोजीशन। देखिए हम लोग बता रहे थे कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया था कोडिंग डिकोडिंग का, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। ये इसका कोड दिया है, पूछा गया था इसका कोड क्या है, क्लियर है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी डी ई सी ई एम बी आर, थोड़ा सा ध्यान से अगर देखते तो ये देखो ई आर लिखा है, ये उठा के यहाँ रख दिया गया, एम बी लिखा है यहाँ रख दिया गया, सी ई लिखा है यहाँ रख दिया गया, डी लिखा है यहाँ रख दिया गया। लास्ट से दो उठा के पहले रख देना है, बहुत आसान है ना, क्लियर है। तो ऐसे ही करना है हमें, लास्ट से 2 उठाना है, एन ओ इनको पहले रख देंगे। ठीक है, फिर लास्ट से 2 उठाना है, वी ई इनको पहले रख देंगे, फिर लास्ट से 2 उठाना है, एम बी इनको पहले रख देंगे, और फिर लास्ट से 2 उठाना है, ई आर इनको पहले रख देंगे, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा हमारा नवंबर। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत आसान आए हैं रीजनिंग का। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारे स्पीड टेस्ट से बाहर हो, बशर्ते कि आप रेगुलर अगर स्पीड टेस्ट हमारा किए हैं तो सारी चीजें आप जरूर कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीरीज दी है। वो सीरीज क्या है, लिखा है 1 1 2 3। चलिए तो ये इस रीजनिंग के इस क्वेश्चन की सीरीज की बात हो रही थी। सीरीज आई है हमारे एसटी की क्वेश्चन, कम से कम 3 बार आया है हमारे एसटी क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं और मुझे लग रहा है कि उन लोगों ने एसटी को कॉपी किया। ध्यान से देखिएगा, अब ये लिखा है 1, फिर लिखा है, ध्यान से समझिएगा, 1 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा। थोड़ा सोचते तो पता चल जाता है 1 और 1 2 है, फिर 2 और 1 लिखा, आगे लिखा 3, फिर 3 2 लिखा, आगे लिखा 5, फिर 3 5 लिखा, आगे लिखा 8। तो 8 और 5 क्या होगा 13, फिर 13 और 8 21। बहुत आसान था, बस थोड़ा सा सोचना था, है ना, समझ रहे कि नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमारी एसटी में कवर्ड हैं, है ना। ठीक है, अगर मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर आप एसटी हमारी रेगुलर दीजिए 3 महीने, ठीक है, कंटिन्यूअस किसी एक एग्जाम के ओरिएंटेड हो गए, फोकस्ड, है ना, तो 90% क्वेश्चन बिल्कुल सेम हूबहू एज सेम फॉर्मेट में मिलेंगे आपको, है ना। इधर उधर आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है। बशर्ते थोड़ा बहुत मेहनत तो करना ही पड़ता है कुछ भी पाने के लिए, बहुत बड़ी पोस्ट है बीयू, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। पेपर का भी अच्छा स्टैंडर्ड है, ठीक है, 90 के आसपास पाने वाले सिलेक्टेड हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो फिर अच्छा स्टैंडर्ड है और इस 90 में आराम से हमारी एसटी जो किया था वो 90+ आराम से ले आएगा, है ना, कुछ और ना भी पढ़े तब भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर भी बीच बीच में जो आएंगे हम बताते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा है। रायसीना डायलॉग
जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा है? क्लियर है ना? ध्यान से समझिएगा, रायसीना डायलॉग। अब इसको समझ लीजिए है क्या ये। हम सारी चीजें डिस्कस एक्सप्लेन कर रहे हैं, खाली पेपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये अब ये टॉपिक केवल यहीं तक लिमिटेड थोड़ी है भैया। आपको आगे एग्जाम देना है, किसी को लोअर पीसीएस मेंस का देना है, किसी को एनटीपीसी का देना है ना, तो उसको यही खत्म नहीं कर देना, उसको आगे भी पढ़ना है। ठीक है, तो रायसीना डायलॉग्स, रायसीना डायलॉग है क्या? बेसिकली रायसीना हिल्स जानते हैं, और राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर बना हुआ है, रायसीना की पहाड़ियों पर। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है। रायसीना हिल्स है ना, राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर बना हुआ है। तो वहां पर जब कोई बैठक आयोजित होती है तो उसे रायसीना डायलॉग के नाम से दिया गया। ठीक है, और इसकी शुरुआत भारत ने 2016 में की। 2016 में भारत ने विश्व के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको डिस्कस करने के लिए भारत में एक आयोजन किया, जिसमें बहुत सारे देशों को बुलाया गया और इसे रायसीना डायलॉग का नाम दिया गया। 2016 में इसका स्टार्ट हुआ। क्लियर है? और जो 2020 में जनवरी में हुआ, इसमें 100 से अधिक देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया भैया? 100 से अधिक देशों ने भाग लिया। ठीक है, 100 से अधिक देशों ने भाग लिया। जो 2020 में हुआ है इसमें 100 से ज्यादा देशों ने भाग लिया है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, और इसका थीम था नेविगेट द अल्फा सेंचुरी, है ना, नेविगेट द अल्फा सेंचुरी, नेविगेट द अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी। ठीक है भैया, ये इसकी थीम थी, नेविगेट द अल्फा सेंचुरी, ये इसकी थीम थी। और इसमें बहुत सारे देशों को बुलाया गया, लगभग 100 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। ये दिखाता था भारत की अब महत्वपूर्ण उपस्थिति है विश्व में, है ना। भारत के एक आयोजन में 100 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। ठीक है, और बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई, जिसमें जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और कई सारे अहम मुद्दे थे जिन पे चर्चा हुई। और इसका शीर्षक रखा गया नेविगेट द अल्फा सेंचुरी। क्लियर है? इसका शीर्षक था नेविगेट द अल्फा सेंचुरी। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये भी हमारी एसटी का ही क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग, है ना, और मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ कई बार। ये 4 बार हो चुका है अब तक, है ना, 5वीं बार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास इंडिया सूचकांक। इससे 2 क्वेश्चन आए हैं और हमारी एसटी में 5 बार पूछा गया, कम से कम 5 बार, इसकी गारंटी है ना। और 2 इस पेपर में भी 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, सेम क्वेश्चन, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके सेम क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया। क्लियर है? समझ पा रहे हैं ना? सेम क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके 2 बार पूछा गया। बोला गया है नीति आयोग द्वारा जो सतत विकास सूचकांक है वो जारी किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। पूछा गया है कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ये पूछा गया है कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में आप लोगों को पता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ नीति आयोग। ठीक है, क्लियर है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, भारत परिवर्तन संस्थान या राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। ठीक है, योजना आयोग की जगह पर इसको बनाया गया। जो मैंने पंचवर्षीय योजना का वीडियो बनाया है उसको आप लोग देखेंगे, है ना, वहां पे आपको इसके बारे में सब पता चल जाएगा। नीति आयोग मैंने वहां डिस्कस किया है प्रॉपरली। क्लियर है? तो नीति आयोग ने एक बनाता है, हर साल एक सूचकांक बनाता है जिसमें बताता है कि सतत विकास लक्ष्य में कौन सा राज्य ने कैसा परफॉर्म किया है। तो नंबर 1 पे है केरल। नंबर 1 पे कौन सा है? केरल। क्लियर है? राज्यों में। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो चंडीगढ़। कौन सा है भैया? चंडीगढ़। क्लियर है? ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? दोनों के बराबर अंक है, लगभग 70 अंक है केरल के भी और लगभग 70 अंक है चंडीगढ़ के भी। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? केरल है। नंबर 2 पे है हमारा आंध्र प्रदेश, एपी। ठीक है, और नंबर 3 पे है हमारा तेलंगाना। ठीक है, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और नंबर 3 पे 2 राज्य हैं संयुक्त रूप से, तेलंगाना और तमिलनाडु। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आगे भी यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये थोड़ी कि यहीं तक लिमिटेड है ना। ठीक है, आगे भी तो पूछा जा सकता है, आपको तो ध्यान ही रखना है। जो सतत विकास लक्ष्य है उसमें जो शीर्ष राज्य हैं वो केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु हैं। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को भी उतने ही नंबर मिले हैं जितने केरल को मिले हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? इस चीज को आप जरूर समझ पा रहे होंगे। और अंतिम वाला भी आप जरूर जान लीजिए, सबसे अंतिम में बिहार है। हाँ, सबसे अंतिम में बिहार है। उत्तर प्रदेश ने काफी सुधार किया है ना, तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगना चाहिए कि उत्तर प्रदेश ने इस परफॉर्मेंस में अपने अंकों में काफी सुधार किया है। ठीक है, समझ रहे हैं? सुधार की गुंजाइश है इसका मतलब आप लोगों में। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। हम लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें थोड़ा टाइम जरूर देंगे, है ना। समय लग सकता है, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन
जरूरी ये है कि जो भी चीज़ें पढ़े हम वो हमारे फ्यूचर से हो। अब जो पीछे हो गया वो तो हो ही गया, अब आगे हम लोग कितना अच्छा कर पाए ये जानना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारी एसटी का है, बहुत टाइम इस पर हम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया था। भैया ये पढ़ाया गया क्वेश्चन है। 2020 में मेडागास्कर में जो चक्रवाती तूफान आया था, बहुत लोग बुरी तरीके से वहां प्रभावित हुए थे मेडागास्कर में, तो भारतीय नौसेना ने वहां जो सामान पहुंचाने का, जो खाद्य सामग्री पहुंचाया था, उसके लिए जो अभियान चलाया था उसका नाम दिया था ऑपरेशन वनीला, है ना, क्लियर है ना, ऑपरेशन वनीला, ठीक है। तो मेडागास्कर में जो सामान पहुंचाया गया था, जो सहायता उनको पहुंचाई गई थी, है ना, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन वनीला, है ना, वहां चक्रवाती तूफान आया था, ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता प्राप्त की, है ना। दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता सऊदी अरब ने प्राप्त की है, सऊदी अरब, है ना। अब लगातार मैं सऊदी अरब के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, है ना, मैं डिस्कस सब कर लेता हूं लेकिन लिख नहीं पाता भैया, ये बड़ी समस्या है। सऊदी अरब, ठीक है, तो सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता प्राप्त की थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जान लीजिए, सऊदी अरब के बारे में मैं भी डिस्कस कर रहा था। अभी क्या मतलब यार, अपने ऐप पे डिस्कस कर रहा था, जो ऐप है उसके थ्रू रोज करंट अफेयर पढ़ाते हैं, है ना। अगर आप लोग प्रयास करेंगे लाइव, अगर मैं आ सकता हूँ इस पे, 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे हो जाते हैं तो इस पे भी मैं रेगुलर करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। तो मैं उसमें लगातार बात कर रहा हूँ इस समय कि सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब से एक जुड़ी न्यूज़ है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की पूरी जो आर्थिक सहायता है बंद कर दी है। पाकिस्तान को उसने एक लोन सैंक्शन किया था, वो पूरा लोन कैंसिल कर दिया है। उसने बोला है ना तो हम तेल के आपको लोन पे देंगे, कर्जे पे देंगे, और ना तो जो मदद देने वाले थे वो देंगे, पूरी बंद कर दी है, ठीक है। तो सऊदी अरब चर्चा में था, क्लियर है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखिएगा, हम केवल करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग और पॉलिटी यही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर ना। अब यूपी स्पेशल, एक्चुअली अभी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जो मैंने अभी पढ़ाया है उनको एप्लीकेशन पे, तो वहाँ यूपी स्पेशल पढ़ाया था, तो वहाँ मैंने इस चीज़ का डिस्कस किया, क्वेश्चन आ गया इसलिए मैं उसको बात कर लूँगा। क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है। तो मैंने अभी पढ़ाया था राज्यों के बारे में भी, उत्तर प्रदेश के बारे में। तो अगर राज्यों की बात करें, नंबर 1 पे कौन है, एरिया की बात हिसाब से राजस्थान, फिर MP, फिर महाराष्ट्र और फिर यूपी, है ना। यूपी के बारे में तो जान लीजिए। और पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे पहले यूपी, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र। तो नंबर दोनों के हिसाब से नंबर 3 पे कौन है, महाराष्ट्र, ठीक है। दोनों के हिसाब से नंबर 3 पे कौन है, महाराष्ट्र। ऐसे विश्व में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व में पूछा जाए दोनों नंबर 5 पे, दोनों में कौन है, तो दोनों में नंबर 5 पे शायद ब्राजील है ना, एक बार जर्मनी है, कंफर्म करना पड़ेगा, है ना। तो वहां पे भी एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि दोनों वहां नंबर 5 पे एक देश है जो दोनों में नंबर 5 पे है, क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला दोनों में नंबर 3 पे कौन है, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने ज्योग्राफी के सेगमेंट में वो चीजें बताई हैं, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। है तो एसटी से सारी चीजें, लेकिन बहुत सारी डिस्कस नहीं करेंगे हम। जैसे अगला क्वेश्चन आया है नृत्य का, है ना, जनजातियों का। तो जनजातियों में मैंने, मेरे एस्टीम 20 बार पूछा गया है जरवा, है ना, मेरे एस्टीम 20 बार थारू बताया गया है, थारू के बारे में 20 बार डिस्कस किया। जरवा अंडमान निकोबार का है, थारू आपको पता यूपी के लखीमपुर में पाई जाती है, मैंने बताया था दीपावली को शुभ पर्व के रूप में मनाती है। ये सब डिस्कस जो चीजें है ना, यही आया है, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 19 में बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, हम बता दे रहे हैं, फिर भी क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा है कि अभ्यारण्य, ये भी हमारे एसटी में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पूछा गया नोकरेक अभ्यारण्य 50 बार मैंने बताया मेघालय में है, मानस सबको पता असम में है, सिमलीपाल सबको पता उड़ीसा में है, अगस्त मलाई भी सबको पता केरल में है ना। तो 20 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, क्लियर है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। अब देखो इसमें सब ऑप्शन नहीं दिया, वैसे तो आपको पता है केरल है, वैसे क्या है, केरल, ये तो सबको पता 1084, 1084, ठीक है, लेकिन केरल इसमें ऑप्शन में थोड़ी है। इसमें तो अब ये थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन बना है, एक्चुअली ये वो कर पाएगा जो ज्यादा डिटेल में देखा है चीजें, है ना, ठीक है। वैसे तो सबको पता था केरल है। अब यहाँ लिखा है बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल और हरियाणा। अब आपको पता है हरियाणा सबसे कम है, खराब है, बिहार की भी हालत बहुत खराब है, पंजाब की भी हालत खराब है, तीनों में कैंपेन चलाया जा रहा। तो इन सब से अगर तुलना करें तो पश्चिम बंगाल ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे सर्वाधिक कौन होगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। वैसे सर्वाधिक नहीं पूछा है, ठीक है, क्लियर है ना, आप समझ पा रहे हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं।
केवल उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे जो करंट अफेयर जीएस वगैरह संबंधित है। अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो मैंने तुरंत पढ़ाए हैं पॉलिटी से, और ये सब इसलिए बताना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं माना गया। जैसे देश की रक्षा करना, सबको पता है देश की रक्षा करना, एकता अखंडता को बनाए रखना मौलिक कर्तव्य है, आपने पढ़ा होगा अगर, है ना। फिर है हमारी सांस्कृतिक को गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना, समृद्ध करना, ये भी हमारा है, आपने कॉपी के पीछे लिखे होते हैं मौलिक कर्तव्य अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे मौलिक कर्तव्य। लिखा आयकर अदा करना, क्या आपने पढ़ा जो 11 लिखे हैं मौलिक कर्तव्य उसमें कहीं आयकर अदा करना लिखा हो? नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है मौलिक कर्तव्य, सीधा सा बात है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य है किसमें? अनुच्छेद 51A में। किसमें है मौलिक कर्तव्य? अनुच्छेद 51A में, ठीक है, क्लियर है ना, समझ गए। तो इसमें 1, 3 और 4 है ना, 27 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, लिखा है नीचे दो कथन दिए हैं, ठीक है, उसमें फिर बताया गया है कि क्या सही है, कथन के हिसाब से लिखा है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, खूब पॉलिटी में डिस्कस्ड चीजें हैं, जो बच्चे हमारी क्लास किए होंगे गलत हो ही नहीं सकता, है ना। देखिए पहला लिखा है, सबसे पहला है, लिखा है भारत में मंत्री संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद आप लोग बताइए मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी है? लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी है, इसके बारे में मैंने खूब डिटेल में एक्सप्लेन किया है ना, क्योंकि गवर्नमेंट के जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली होती है, गवर्नमेंट जिससे फॉर्म होती है ना, समझ रहे। ये मैंने बताया था कि अगर कोई भी बिल सरकार का गिर जाए, है ना, तो पूरी मंत्रिपरिषद को तुरंत त्यागपत्र देना होता है। बिल कहाँ गिरता है? लोकसभा में अगर गिर जाए, कोई भी बिल अगर लोकसभा में गिर जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? लोकसभा के लिए। और सदस्य दोनों से बन सकते हैं, सदस्य लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी हो सकता है मंत्रिपरिषद का, क्लियर है, समझ पा रहे हैं। तो पहला गलत है और दूसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज पर गठित समितियों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। मेरा वीडियो देखिएगा पंचायती राज, उसमें क्वेश्चन जरूर क्लियर हो जाएगा। उसके पहले वाला भी मैंने बताया था 74वां संविधान संशोधन, वो भी क्लियर हो जाएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा। इसमें समितियों की बात की गई है, पूछा राव समेत, एमएल सिंघवी समेत, फिर लिखा BR मेहता समेत, फिर लिखा अशोक मेहता समेत। तो सबको पता है कि सबसे पहले मैंने बताया था बलवंत राय मेहता समिति थी, याद है ना, बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, है ना, ठीक है। और उसके बाद इसके हिसाब से यहाँ पे कौन सी आएगी? राव समिति 1985 में आई थी, और फिर थुंगन समिति, है ना, ठीक है, थुंगन समिति और एमएल सिंघवी समिति। एमएल सिंघवी समिति 1990 के आसपास है, 1985 में है ना, ये 1969-70 के आसपास है, 1958 में है, क्लियर है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इनका सबका क्रम आपको पता है। त्रिस्तरीय ग्राम प्रणाली की सबसे पहले बात बलवंत राय मेहता समिति ने ही की थी, ठीक है, क्लियर है। ये सारी चीजें आपको हमारे वीडियो में जरूर मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? भाग 11 है। कौन सा है? भाग 11। भाग 11 केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है, क्लियर है। अब हम लोग मैथ्स पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, बेसिकली टाइम एंड वर्क के ही पार्ट का है, कंपाउंड प्रोपोर्शन का है, ठीक है। तो आपको पता है मैंने पढ़ाया कंपाउंड प्रोपोर्शन, उसमें क्वेश्चन दिया है, कह रहा है ए एक बढ़ई है जो 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, 6 घंटे में एक कुर्सी। फिर कह रहा है बी बढ़ई है वो 7 घंटे में एक कुर्सी बनाता है। फिर कह रहा है एक बढ़ई सी है वो 8 घंटे में एक कुर्सी बनाता है। फिर कह रहा है कि ये सब जो हैं ये दिन भर में 8 घंटे काम करते हैं तो 21 दिन में कितनी कुर्सी बन जाएंगी, क्लियर है। 8 घंटे काम करते हैं तो 21 दिन में कितनी कुर्सी बन जाएंगी। अब आपको पता होगा यहाँ पे कार्य बराबर होता है लोग गुणे समय, आपको पता है, ये कार्य बराबर क्षमता गुणे समय। जैसे आप मान लो दिन भर में 5 आम खाते हो, ठीक है, तो 8 घंटे में कितने आम खा लोगे? 5 और 40, क्लियर है, क्षमता गुणे समय, ठीक है। तो कार्य बराबर क्षमता गुणे समय होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबकी क्षमता अलग अलग है, क्षमता मतलब होता है यूनिट टाइम में किया गया कार्य, ठीक है। अब ए जो बढ़ई है ये कह रहा है कि 1 घंटे में 6 कुर्सी बनाता है, बी 7 बनाता है और सी 8 बनाता है। तो क्षमता का मतलब होता है 1 घंटे में वो कितनी कुर्सी बनाएगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो अगर कोई 1 घंटे में 6 घंटे में 1 बनाता है तो 1 घंटे में कितना बनाएगा? 1/6। बी 7 घंटे में 1 बनाता है तो 1 घंटे में 1/7। सी 8 घंटे में 1 बनाता है तो ये 1/8, ये होगी क्षमता। और समय कह रहा है प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं और 21 दिन तक काम करते हैं, क्लियर है। प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं और 21 दिन तक काम करते हैं। तो कार्य बराबर क्षमता गुणे समय से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करना है। 6, 7, 8 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए? 6 और 8 का कितना एलसीएम हुआ? 24। तो 24/7 हो गया लासा इनका, 24/7, क्लियर है। अभी 6 से काट देंगे हम तो 6 चौक 24, 4 7 28 आएगा ऊपर।
7 से काट देंगे तो 7 कर जाएगा, ऊपर 24 आएगा। 8 से काट देंगे तो 8 तुरुक 24, 3 7 21 आएगा। क्लियर है, गुणे 8 और गुणे 21। ठीक है, अब इसको हम लोग काट पीट लेंगे तो ये आंसर पता चल जाएगा। 8 एकम 8 और 8 तुरुक 24। ठीक है, और ये 7 तुरुक 21, ये पूरा कट पिट गया, इनको जोड़ लेंगे, आंसर हो जाएगा 4 1 5 और 5 और 8 13 के 3। फिर यहाँ से लाए 1 2 1 3 2 5 और 2 7, कितनी कुर्सियाँ हो गई? 73 कुर्सी हो गई। कितनी कुर्सी हो गई? 73। ठीक है, कुछ भी नहीं था, छोटा सा जोड़ था भिन्न का, जोड़ लेते आप तुरंत आंसर मिल जाता आपको। ठीक है, बस ये है कि आपको जोड़ना था इस क्वेश्चन को, आप जैसे ही जोड़ते वैसे आपको आंसर मिल जाता। ठीक है, थोड़ा सा अंधेरा है तो हो सकता है बहुत अच्छी विजिबिलिटी ना हो, लेकिन आपको क्वेश्चन सारे समझ आएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे रीजनिंग के हम प्रोसीड करते हैं। अगर आप इसको नहीं समझ पाए हैं तो आगे हम जब पढ़ाएंगे तो प्रोसीड करिएगा, पूछिएगा हमसे। ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का। क्वेश्चंस एक्चुअली मिले हुए होते हैं तो वैसे ही हम बताते भी जा रहे हैं, जिस हिसाब से आते हैं उसी हिसाब से बताते जा रहे हैं कि अलग अलग क्वेश्चन कौन ढूंढे, है ना। तो ये क्वेश्चन है BCDF, उसके बाद लिखा है GHIK, उसके बाद फिर लिखा है LMNP, फिर बताना है उसके बाद क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, लिखा BCD, फिर E नहीं लिखा, F लिखा। क्लियर है, फिर लिखा है GHI, J नहीं लिखा, K लिखा। अच्छा लिखा LMN, O नहीं लिखा, P लिखा, P के बाद डायरेक्ट जैसे F के बाद G आया था, P के बाद क्या आएगा? Q, तो Q के बाद QRS, फिर T नहीं आएगा, क्या आएगा? U, है ना। QRS और फिर क्या आएगा? U। क्लियर है, तो QRSU, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं भैया? जरूर समझ पाएंगे, कुछ है नहीं ऐसा जो आप ना समझ पाए, बस हत्ते कि थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा, सब समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, लिखा है एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ है। ठीक है, लिखा 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ा था। गणतंत्र दिवस सबको पता है ना, गणतंत्र 26 जनवरी 1980 को दिया है। कौन सा दिन है? कौन सा दिन है भैया? शनिवार। शनिवार लिखा ना क्वेश्चन में, दिख रहा है ना, शनिवार। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद पूछा गया अगर एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, एक्स का जन्म कब हुआ है? 3 मार्च 1980 को। क्लियर है, और कहा गया है, फिर आगे पढ़िए, आगे क्वेश्चन में कहा गया है एक्स जो वाई है वो एक्स से 4 दिन बड़ा है। वाई भैया एक्स से 4 दिन बड़ा है, जो वाई है वो एक्स से 4 दिन बड़ा है। बड़ा का मतलब जानते क्या होता है? उसका जन्म उससे 4 दिन पहले हुआ होगा। ये कंफ्यूज मत होइएगा 4 दिन बाद कर दें वो तो छोटा हो जाता है। ठीक है, मतलब जब ये निकल के आएगा उससे 4 दिन पहले, ये कॉमन सेंस है ना भैया, बड़ा का मतलब। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ नहीं है, कैलेंडर जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है तो कैलेंडर मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है, बहुत आसान सा है। 26 जनवरी 1980 को दिया है, 3 मार्च 1980 को निकालना है, फिर उससे 4 दिन पहले निकाल देना है ना। तो पहले 26 जनवरी से 3 मार्च के बीच निकाल लीजिए। 26 जनवरी से जनवरी में कितने दिन बचे भैया? 5, है ना। ठीक है, फरवरी 1980 लीप ईयर है, लीप ईयर है तो 29 दिन होंगे। ठीक है, फरवरी में कितने दिन होंगे? 29, और 29 को 7 से भाग करेंगे, 7 चक्कू 28, कितना आएगा? 1। फिर मार्च में कितने दिन है? 3। ठीक है, तो हम जोड़ लेंगे, 5 1 6 और 3 9 हुए। क्लियर है, अभी 9 दिन का तो कोई काम होता नहीं, 7 से भाग कर दे, 7 एकम 7, कितना बचा? 2, और 2 ऑड डे हैं। ठीक है, तो 2 दिन बाद, शनिवार के 2 दिन बाद, तो शनिवार के 2 दिन बाद क्या हुआ? रविवार और सोमवार। तो 3 मार्च को तो पड़ेगा भैया सोमवार। क्लियर है, 3 मार्च को क्या पड़ेगा? सोमवार। तो एक्स का जन्म पूछा था तो कहते आप सोमवार को हुआ। पूछा गया है वाई का जन्म जो उससे 4 दिन पहले हुआ, तो सोमवार से 1 दिन पहले क्या होगा? रविवार, रविवार से 1 दिन पहले शनिवार, शनिवार से 1 दिन पहले शुक्रवार, और शुक्रवार से 1 दिन पहले बृहस्पतिवार, है ना। क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार कहो, गुरुवार कहो, थर्सडे कहो, बाकी कोई भाषा तो पता नहीं हमें, है ना। बाकी आप लोग जो मन है वो कहो। ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना। तो आंसर हो गया बृहस्पतिवार, बी। ठीक है, कुछ होता नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, अगर आप बढ़िया से कॉन्सेप्ट पढ़े होते तो 10 सेकंड में क्वेश्चंस लगते हैं ना, केवल 10 सेकंड चाहिए होता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का बढ़िया क्वेश्चन है, और फिर से वही बात है, सिर्फ आप समझिए भाग्य की, किस्मत की, कुछ भी समझिए, या हम लोगों के मेहनत की, है ना। आप जो समझना चाहे वो समझ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग का वो भी हमारी एसटी से है ना, नहीं तो हमें भी समय लगता थोड़ा सोचने में, लेकिन जब एक बार पहले आंखों के सामने आ चुका होता है तो समय नहीं लगता। जैसे मैंने देखा वैसे मुझे पता चल गया, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, है ना। सामान्यतः आप सोच नहीं पाओगे अगर आपने नहीं लगाया है, तो इस क्वेश्चन को सोचने में आपको समय लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लगा चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से समझिएगा, लिखा है 51 11 61, फिर लिखा है 64
30, 32, फिर लिखा है 35, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है और यहाँ लिखा 43। अब ध्यान से समझिए, ऐसे आप जोड़ो घटाओ और चाहे जितनी देर जो कुछ भी करते रहो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने पहले नहीं लगाया होगा तो आप नहीं कर पाओगे। अच्छा सा लॉजिक है यहाँ पे। एक्चुअली हुआ क्या है, इसका गुणा किया गया है, 5 एकम 5, यहाँ 6 एकम 6, और फिर इसको जोड़ा गया है 6 5 12, है ना। ऐसे यहाँ पे भी 6 चौक 24, यहाँ पे भी 3 दूना 6, क्लियर है ना। 6 चौक 24 और 3 दूना 6, अब जोड़ दो 24 6 30 दिखा है। ऐसे यहाँ पे भी 5 दिया 15 और ये 4 दिया 12। ये लॉजिक है हमारा ही, हमारी एसटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और 15 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 27, ऐसा क्लियर है। सामान्यतः आप सोचते तो फिर काफी समय लगता है। जिसने नहीं किया था फर्स्ट टाइम, ज्यादातर लोग नहीं कर पाए हैं। मेरी बात हुई है जो लोग पहले इस क्वेश्चन को किए नहीं थे एसटी में, वो नहीं कर पाए, है ना। और जो कर चुके थे हमारे एसटी में इस क्वेश्चन को, उन्होंने बहुत आसानी से किया है, ठीक है, क्लियर है। तो एसटी मतलब ये होता है एक स्टेप है सक्सेस का, उसके बिना आप सक्सेस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिना एसटी के, ठीक है। तो इसलिए स्पीड टेस्ट जरूर दीजिए, है ना। ये जो कोरोना काल है इसमें इसको यूटिलाइज करिए, स्पीड टेस्ट दीजिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत आसान वो भी क्वेश्चन है। लिखा 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है। और ए की वर्तमान आयु दी है 29 वर्ष, तो बी की पूछी गई है। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 4:5, ठीक है। अभी दिया है वर्तमान में भैया ए की आयु दी है 29 वर्ष, तो कह रहा बी की वर्तमान में आयु निकालो। अब ध्यान से समझो, मैंने पढ़ाया है बहुत आसान है, जैसे पढ़ा है एज या रेशियो, विद इन सेकंड पता चल जाएगा। मैंने कहा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है, जब अनुपात दिया हो उसी समय हमें न्यूमेरिकल डाटा चाहिए। अनुपात कब दिया, 5 साल पहले, तो न्यूमेरिकल डाटा 5 साल पहले चाहिए। तो अगर कोई अभी 29 साल का है तो 5 साल पहले कितने का था वो, 24 का। और अनुपात क्या है 5 साल पहले 4, तो 4 अनुपात बराबर 24। समझ रहे हैं ना, लिख नहीं रहा हूं मैं, अब समझिए। 4 अनुपात बराबर 24, तो 1 अनुपात बराबर 6 और 5 अनुपात बराबर 30। तो 5 साल पहले बी कितने का था, बी 5 साल पहले कितने का था 30 का, तो वर्तमान में कितने का हो गया 35 का, खत्म, है ना। समझ रहे कि नहीं, ठीक है। सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक है, वो लॉजिक ये है कि जब अनुपात दिया है उसी समय हमें न्यूमेरिकल डाटा चाहिए, ठीक है ना। जब अनुपात दिया है उसी समय हमें न्यूमेरिकल डाटा चाहिए, ठीक है। आप लोग छाया पढ़ रहे होगी बोर्ड पे, इसलिए मैं थोड़ा साइड में हो गया, आप देख सकते हैं, क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। 5 साल पहले बाद में दिया था 29, वर्तमान में 29 दिया है। अनुपात 5 साल पहले का दिया, तो 5 साल पहले इसकी आयु 24 होगी, तो 4 अनुपात बराबर 24, 1 अनुपात बराबर 6, 5 अनुपात बराबर 6 5 30। तो 5 साल पहले भी 30 का था, तो अभी कितने का है 35 का, क्लियर है, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, केवल आपको फोकस करना है, इतने आसान क्वेश्चंस हैं। देखिए ये भी हमारे क्लास का और एसटी का ही क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार आया है, हम लोगों को तो आंसर तक याद है, ठीक है। ये है x बराबर 2 प्लस 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 2/3, है ना। बहुत आसान है, इसका एक स्टेप मैंने बता दिया है, अलजेब्रिक क्वेश्चन है और इसके 20 इस टाइप के क्वेश्चन हमने कराए हैं। इसमें मैंने बोला कि जब आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है x³ माइनस 6x² प्लस 6x, क्वेश्चन में पूछा गया है x³ माइनस 6x² प्लस 6x, ये पूछा गया है, क्लियर है। क्वेश्चन में पूछा गया x³ माइनस 6x² प्लस 6x। अब x³ कैसे पता चलेगा, इसका होल क्यूब कर देंगे, लेकिन x² भी तो पता करना है ना। इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो बिना घात वाला टर्म है उसको पक्षांतर करना होता है और फिर डायरेक्ट होल क्यूब कर देते हैं, आंसर आ जाता है। जैसे इधर 2 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 2, क्लियर है, बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात 1/3 प्लस 2 की घात 2/3। अब दोनों साइड का हम क्या कर देंगे होल क्यूब, और डायरेक्ट हमको आंसर पता चल जाएगा। a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, क्लियर है। सॉल्व कर दो, a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा a³, ठीक है। a³ का मतलब x³ माइनस b³ मतलब माइनस 8, फिर माइनस a³ माइनस b³ माइनस 3ab, तो 3 दूना 6x, ठीक है। फिर ब्रैकेट में x माइनस 2, 3ab 3 दूना 6 माइनस 6x, है ना। 3a मतलब x और b मतलब 2, तो 3 दूना 6x। अब इधर सॉल्व करोगे तो a³ 2 का होल क्यूब 1/3 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर b³ इसका होल क्यूब करेंगे तो 2 की घात 2 मतलब 4 बचेगा, प्लस 3ab, है ना। तो 3 घात जोड़ोगे तो घात 3 गुणे लिख देते हैं, 2 की घात 1/3 गुणे 2 की घात 2/3। फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यही वाला टर्म, है ना, इंटू a प्लस बी, a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी, ठीक है। और a प्लस बी इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं हम, x माइनस 2। अब सॉल्व कर लेंगे तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे जब,
तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8, ठीक है, माइनस 6x², और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 दूना 12x, ठीक है, क्लियर है ना। अब इधर सॉल्व करेंगे हम, इधर सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 4 2 6 प्लस ये हो जाएगा 2 की घात 1/3, 2 की घात 2/3 जोड़ोगे तो 3/3 आ जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, है ना, 2 की घात 1, क्लियर है, 1/3 और 2/3 तो 3/3 मतलब 2 की घात 1 और 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 6x माइनस 2 से गुणा करेंगे तो प्लस 6x माइनस 6 दूना 12, ठीक है, एक तरफ पक्षांतर कर लो, सब आंसर मिल जाएगा। हमें चाहिए एक्स क्यूब माइनस 6x², अब देखो यहाँ माइनस 6x² है, ये दोनों टर्म हो गए, प्लस 6x चाहिए, देखो इधर प्लस 12x है, इधर प्लस 6x है, इधर आएगा माइनस 6x हो जाएगा, तो प्लस माइनस 6x बचा। अब केवल नंबर्स बचे, इधर क्या है नंबर हमारा -12 प्लस 6, -12 से प्लस 6 तो माइनस 6 बचा। इधर क्या है हमारा -8, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +8, तो 8 से 6 का कितना है 2 आंसर, ठीक है। ये आंसर हम लोगों को याद है, जो लोग एसटी दे चुके हैं उनको आंसर से याद होंगे, है ना, ठीक है। अलजेब्रिक क्वेश्चंस है, मैंने बताया था एसएससी में खूब पूछे जाते हैं और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक निश्चित पैटर्न होता है, उस पैटर्न से सॉल्व करते हैं तुरंत आंसर मिल जाता है, क्लियर है। आप लोग देख पा रहे हैं, अगर नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, है ना। नोट क्या, अब ये तो वीडियो कभी भी रहेगा, आप में आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए आंसर इसका 2 है, ठीक है, क्लियर है। हालांकि यहाँ आपको सिखाया नहीं जा सकता क्योंकि हम तो पेपर सॉल्व करा रहे हैं और एक ही पेपर में सारी चीजें सिखाई थोड़ी जा सकती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आपको बताएं जिससे आप चीजें रिवाइज हो जाए, है ना, और आपको ये ना लगे कहाँ से आ गया है ना, कैसे बता दिया सर ने, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, ऐसे भी ख्याल आते हैं ना आप लोगों के दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है एक वृत्त है जिसकी 2 जीवाएं हैं AB तथा CD, जो वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर मिलती हैं, मतलब वृत्त के अंदर नहीं मिल रही हैं, वृत्त के बाहर कहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो वृत्त के बाहर कहीं मिल रही हैं, ठीक है, AB और CD, ठीक है भैया। ये वृत्त के बाहर कहीं मिल रही हैं, कहाँ पे मिल रही हैं लिखा है बिंदु P पर काटती हैं, P पर मिलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद लिखा है कोण PAC बराबर 50, PAC मतलब ये कोण भैया 50 दिया है, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर पूछा गया है कोण PDB, PDB मतलब इसको भी मिलाना है, ठीक है, क्लियर है। अब अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बहुत आसान है, ये 50 दिया है, ठीक है। ये कैसा चतुर्भुज दिख रहा है, पढ़ा लिखा है भैया आप लोगों ने, जरूर पढ़ा लिखा होगा, ठीक है, सब खूब पढ़ाए हैं मैंने, यूपी टेट, सुपर टेट, सारे एग्जाम्स में भी। ये कैसा चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज है, जब चारों शीर्ष त्रिभुज वृत्त की परिधि पर होते हैं तो वो चक्री चतुर्भुज होता है। ये 50 है तो कितना हो गया 130, अभी इस कोण का मान पूछा गया PDB का, कितना आसान, ये 130 से पूरा 180 होगा तो 50 बचेगा, आंसर हो गया, बस कुछ है थोड़ी। अगर आप बना लोगे तो विदिन सेकंड पता चल जाएगा। मैथमेटिक्स में सबसे कम समय लगता है, जीएस में भी हो सकता है आपको ज्यादा समय लग जाए सोचने में, कंफ्यूजन में, लेकिन इसमें ना तो समय लगता है ना तो गलत होने का कोई चांस है, ठीक है। सबसे आसान सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, क्लियर है, जितना आसानी से आप करोगे उतना बढ़िया कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लासा मासा का क्वेश्चन दिया है, कह रहा 2 संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 21 और 84 है और इनका अनुपात 1:4 है। तो कह रहा है इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी, इनका अनुपात 1:4 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, ध्यान से समझिए, मासा 21 है, क्लियर है। अब आपको पता है मासा मतलब होता है भैया दोनों संख्याओं में कॉमन, है ना, तो मासा मतलब दोनों में कॉमन है, ठीक है, क्लियर है। और अनुपात दिया है 1:4, ठीक है। तो अब संख्या निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, मासा 21 मतलब मासा इसमें भी कॉमन, मासा इसमें भी कॉमन, तो पहली संख्या 21 से कम 21 और दूसरा 21 से 84 आंसर हो गया। तो बड़ी संख्या पूछा है 84 हो गया, ठीक है। इसमें कुछ है थोड़ी, रासा मासा का केवल बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं, ठीक है, केवल आपको ध्यान देना है, ठीक है। 84 आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है ना। फिर देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, वही अगला, देश के बड़े राज्यों समूह में 2019 में सुशासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर था। अभी लगातार कई सालों से केरल ही शीर्ष पर है, ठीक है, तो केरल फिर आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए खूब अच्छे से पढ़ाया था जब मैंने बजट पढ़ाया था, बजट की बड़ी क्लास ली थी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जरूर जानते होंगे। बजट से 3 क्वेश्चन आए हैं, तीनों आपके नोट्स में मिलेंगे, जो भी बच्चा उठा के देख लीजिए, अगर ना मिले तो आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके हमें। तीनों क्वेश्चन आपके नोट्स में होंगे। लिखा 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, मैंने बताया था 2025 तक भारत ने ये लक्ष्य रखा है, 2025 तक ये भारत का लक्ष्य है कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना लेगा, है ना, क्लियर है। अब आपके दिमाग में होगा अभी कितने डॉलर की अर्थव्यवस्था है, तो 2.94 ट्रिलियन डॉलर, वर्तमान में कितनी है 2.94 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, क्लियर है। वर्तमान में 2.94 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 5वें नंबर पे है, ठीक है। वर्तमान में 21 नंबर पे है, 5वें नंबर पे है, समझ पा रहे हैं ना इस चीज को, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी हमारी एसटी का ही क्वेश्चन है, इसमें एक और करंट अफेयर का बजट से ही क्वेश्चन आया है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, और ये हिस्ट्री के कई सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम नहीं बताएंगे, ठीक है, हिस्ट्री नहीं बताना है आज,
केवल करंट अफेयर ही बताना है। यूपी स्पेशल है, बहुत सारे यूपी के क्वेश्चन जो हमारे पढ़ाए हुए हैं, लेकिन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है ऐसे, है ना। बाकी चीज़ें जो बचेंगे उनको कल डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। हम लोग फिर आगे आते हैं, फिर मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं कुछ, ठीक है। बहुत आसान से छोटे छोटे क्वेश्चन है एकदम, बहुत आसानी से जिनको हम कर सकते हैं, क्लियर है। तो मैथ्स के जो अगले क्वेश्चन है वो भी आपको बता ही देते हैं, ठीक है। जो शुरू किए हैं तो कम से कम मैथ्स तो पूरा बता दें। देखिए अगला जो मैथ्स का क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं, ठीक है भैया। उसके बाद फिर कह रहा है तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया। ध्यान से समझिएगा, तेज चलने वाली रेलगाड़ी इसमें खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड में, रेलगाड़ी को नहीं, इसमें खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। इतना आसान सा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था और 100% हमारे स्टूडेंट सब इसको कर लिए हैं, मेरी बात हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले बताना है लंबाई अर्थात दूरी बताना है, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है भैया, चाल गुणे समय, क्लियर है। अब दूरी, दो रेलगाड़ियां हैं, अब ध्यान से समझिएगा, ये रेलगाड़ी इसमें व्यक्ति को पार करती है तो व्यक्ति की लंबाई नहीं ली जाएगी, केवल रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी तेज चलने वाली, ठीक है। फिर चाल, अब दोनों चल रही हैं तो ये इस आदमी को पार कर रही, चल तो ये आदमी भी रहा है जब इस ट्रेन में बैठा है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये 90 है, तो इसका मतलब चाल का अंतर 90 माइनस 70 कितना हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कितना हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और समय, कितना समय लगता है, क्या लिखा क्वेश्चन में, 18 सेकेंड का समय लगता है शायद। कितना समय लगता है, 18 सेकेंड का समय लगता है, ध्यान से समझिएगा, 18 सेकेंड। फिर समस्या आ गई, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये सेकंड है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, और किससे गुणा करेंगे हम, 5/18 से, तो ये किस में हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में, क्लियर है। यूनिट सेम करनी पड़ेंगे, 18 कट गया, 20 पंचे 100 मीटर, आंसर हो गया, बहुत आसान था, क्लियर है। जिसको पता है वो विदिन सेकंड में कर लेगा, ठीक है। इतना भी नहीं करना पड़ेगा उसको, ये तो मुझे बताना है इसलिए करना पड़ रहा है, ठीक है। 100 मीटर आंसर होगा, कितना आंसर होगा, 100 मीटर, जान पा रहे हैं, क्लियर है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई, ठीक है। या दूसरे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। इसको भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ये भी बोला है बिक्री मूल्य के 3/4 पर अगर बेचता है, ध्यान से समझिएगा, मिटा दें इसको। देखा, बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, मतलब पहले अगर बिक्री मूल्य 4 था तो अगर जो नया बिक्री मूल्य है वो कितना है, 3, ठीक है। तो फिर कह रहा है क्या हुई, कितनी हानि हुई, तो कह रहा है 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। तो 3, 4 कुछ भी है, रेशियो मान सकते हैं, 400, 300 मान ले, जो माने वो मान ले, क्लियर है। अभी कह रहा है 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई, तो कह रहा है उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो क्या लाभ या हानि होता। 10 मतलब 300 का बेचा है तो 10% की हानि हुई, 400 का बेचते तो कितनी हानि या लाभ होता, ये क्वेश्चन है, क्लियर है ना। अभी 300 का बेचे हैं, 10% की हानि हुई है, 10% का मतलब 1/10 होता है, 1/10 की हानि हुई है, मतलब 10 पर 1 की हानि हुई है, समझ रहे कि नहीं, 10 पर 1 की हानि हुई है, अर्थात कितना का बेचा गया, 9 अनुपात का, तो 9 अनुपात बराबर कितना है, 300, तो निकल आएगा ना 10 अनुपात। अगर 9 अनुपात बराबर भैया 300 है, 9 अनुपात बराबर, ऐसे खड़े हो रहे हैं, एक्चुअली लाइट बार बार बोर्ड पे पड़ जा रही है, इससे मुझे उल्टा खड़ा होना पड़ रहा है जिससे आपको दिखे, क्लियर है। तो 9 अनुपात बराबर 300 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये कट जाएगा, 3 3 9 और ये हो जाएगा 100, तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 100/3, और फिर हमें 10 अनुपात निकालना है, क्रय मूल्य 10 अनुपात है, तो 10 अनुपात बराबर हो जाएगा 1000/3, ठीक है। तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, 1000/3, समझ गए। तो 1000/3 क्रय मूल्य है, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, 1000/3, और कह रहा है अब अगर पुराने मूल्य पर ही बेचते हैं, विक्रय मूल्य कितना है 400, तो कह रहा है कितना लाभ या हानि होता, बहुत आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। 1000/3 है, अब ये /3 है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, अनुपात होता है तो दोनों को 3 से गुणा कर दो, 3 3 कट जाएगा, तो 1000 का खरीदे हैं, 1200 का बेचे हैं, लाभ या हानि निकल आएगा। 1000 का खरीदे हैं, 1200 का बेचे हैं, कितना लाभ हुआ, 200, कितना लाभ हुआ, 200, और किस पे हुआ भैया, 1000 पे। प्रतिशत निकालोगे तो गुणे में क्या आ जाएगा, 100, 200 1 200, 200 पंचे 1000, कितना आ गया, 20% का लाभ। क्या आंसर हुआ हमारा, 20% का लाभ। समझ पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ना। सारी चीजें आसान होती हैं, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल होता है, बस आपको एक बार ध्यान देना होता है, ठीक है। तो 20% का लाभ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो मूलधन कितना है। देखिए कितना आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है CI की रेट 5% पर एनम है और दूसरे साल में ब्याज मिलता है 420 रुपए, तो मूलधन कितना है पूछा है। कितना आसान है,
5% का मतलब 1/20 होता है। मैंने जब जिन लोगों को पढ़ाया है, अब बहुत आसानी से आप कर लेंगे। 1/20 का मतलब मूलधन हम 2 साल का कितना मानेंगे, 400 मान लेंगे, इसका होल स्क्वायर। तो अब ध्यान से समझिएगा, 5 मूलधन हमारा हो गया 400 अनुपात, जो अंतर होगा वो कितना होगा, 1 अनुपात। अगर ऐसे नहीं करना चाहते बेसिक से कर लीजिए। 400 हो गया तो पहले साल का 1/20 कितना हुआ, 20। अगले साल का फिर 1/20 कितना हुआ, 20। फिर ब्याज पे ब्याज 20 का 1/20 कितना हुआ, 1। क्लियर है ना। तो मूलधन हमारा हो गया 400 अनुपात, और जो अंतर हो, जो दूसरे साल का ब्याज हो गया, कितना हो गया, 20 और 1 21, और अंतर कितना हो गया, 1। तो कह रहा है दूसरे साल का ब्याज मतलब 20 और 1 21 अनुपात का वैल्यू दिया है। 20 और 1 21 अनुपात का वैल्यू दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है 420 रुपए है। ठीक है, तो मूलधन पूछा गया था, 400 रेशियो का वैल्यू हमको निकालना है। बहुत आसान है, 21 एकम 21 और 21 गुना 42, 1 रेशियो बराबर 20 हो जाएगा भैया। और हमें निकालना है 400 रेशियो का वैल्यू, तो 400 से इसको गुणा कर देंगे, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 8000 रुपए। ठीक है, रटा है सारे स्टूडेंट्स को हमारे, है ना, वो सब देख के आंसर कर लेते हैं। ठीक है, 8000। क्लियर है ना। चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटा, भी मैं बात कर रहा था बजट की। जब बजट मैंने पढ़ाया तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इन चीजों को। पहली चीज मैंने अभी जो पुरानी बात की थी कि जीडीपी को $5 ट्रिलियन बनाना है। कब तक बनाना है हमें, 2025 तक, एक ये बात कही थी। और वर्तमान में जीडीपी अगर पूछिए तो कितने है, $2.94 ट्रिलियन की है। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। और 5वें नंबर पर है, कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। फिर इस बार कहा गया था कि जो हमें लक्ष्य रखा है, कि इस बार जो हमने लक्ष्य रखा है कि जो बजट घाटा है हमारे जीडीपी का, वो हमने कहा है कि 3.3% से ज्यादा नहीं होने देंगे ना। मोबाइल में क्वेश्चन देख रहे हैं बार बार, ठीक है, कि 3.3% से ज्यादा का बजट घाटा नहीं होने देंगे। क्वेश्चन ये कह रहा था कि वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है। तो जीडीपी का 3.3%, इसको मैंने बहुत हाईलाइट करके बजट में पढ़ाया है ना। जीडीपी का 3.3%, ठीक है, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, जीडीपी का 3.3%। समझ पा रहे हैं, ये हमारा सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। करंट अफेयर का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो ऐसा मिले जो हमने ना पढ़ाया हो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझिएगा। वही चीजें बताएंगे केवल जो काम के हैं आपके, बाकी चीजें नहीं बताएंगे। वो चीजें नहीं बताएंगे जिनका कोई खास यूज नहीं है। ठीक है, मतलब वो चीजें बताएंगे जो हमने कहा है, मैथ्स, करंट अफेयर और रीजनिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी पढ़ रहे हैं इसको जरूर जान लीजिएगा। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में बनाया गया है, सौर ऊर्जा संयंत्र, ठीक है भैया, ये रिहंद नदी पर बनाया गया है, सोनभद्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिहंद नदी पर बना है, सोनभद्र में। अच्छा क्वेश्चन है ना, सोनभद्र में, रिहंद नदी पर बना है, सोनभद्र में। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, क्लियर है। ठीक है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र रिहंद नदी पर सोनभद्र में बना है। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन नगरों में दलहन अनुसंधान संस्थान है। सब रटा हुआ है हमारे बच्चों को। दाल चीनी मैंने बताया था, कानपुर, है ना। ठीक है, क्लियर है, तो लगभग सारी चीजें आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फिर अनुसंधान संस्थान का, बोला सब्जी अनुसंधान संस्थान सारे बच्चों को रटा है, बनारस है। ठीक है, क्लियर है, लगभग सब पता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मैंने बताया था, मथुरा में खुला है। करंट अफेयर का क्वेश्चन था, सब पढ़ा हुआ है बच्चों को। ठीक है, क्लियर है, तो ये सारी चीजें बच्चे बहुत अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ बाकी है कि नहीं करंट अफेयर और उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ज़्यादातर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो जब ज्योग्राफी का सेक्शन हो सकता है सर से ही डिस्कस करवा दें, तो उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ज़्यादातर अब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं ना। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन सर डिस्कस कर लेंगे। मैंने पूरा रीजनिंग, लगभग पूरा करंट अफेयर, जो ज्योग्राफी का था उसको छोड़ दिया है, पूरा रीजनिंग, पूरा करंट अफेयर और पूरा मैथ्स आपको डिस्कस किया है। और एक चीज़ मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग मेहनत से पढ़ते हैं, ठीक है, हमारी एसटी, मतलब कोई भी अच्छी एसटी बनाए जो कॉपी पेस्ट ना करे, जो अच्छी एसटी बनाएगा वो आप एसटी दीजिए। और हमारी अगर आप एसटी देते हैं, ठीक है, तो हमारे गूगल प्ले से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको पता होगा, है ना, अगर नहीं पता है तो आप जरूर जान लीजिएगा। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर
5058 है, इस पर आप कांटेक्ट करके हमारी एसटी परचेस कर सकते हैं। मेरी गारंटी है अगर आप हमारी एसटी देते हैं 100% 6 महीने तक, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आएगा। ठीक है, क्लियर है। और हमारे चैनल को जो कुशागर कंपटीशन क्लासेस है इसको सब्सक्राइब करें, आगे हम लगातार आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।